देखिए, इस वक्त पॉलिटिक्स में गजब की हलचल मची हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की टीम बदल रहे हैं, लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, मंत्रियों को होमवर्क दे रहे हैं और नए नए टास्क दिए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस में बहुत हलचल मची हुई है। राहुल गांधी ने जेनजी के बाद अब ओबीसी का कार्ड निकाल लिया है। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग हुई है। नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ना है, इसके लिए 3 घंटे कांग्रेस ने माथापच्ची की। लेकिन ये लोग मोदी से लड़ेंगे कैसे? ये तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। और आज की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस केजरीवाल की क्लास लगा रही है। यूपी में सपा और कांग्रेस आपस में भिड़ गए, खुलेआम तू मैं चल रही है भाई। इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस केजरीवाल को, उनकी पार्टी को महाभ्रष्ट बता रही है। सपा कांग्रेस भिड़ रहे हैं भाई। ये तो नरेंद्र मोदी का काम ही आसान कर रहे हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन का हाल यह है कि मोदी को घेरने के लिए लोग खुद एक दूसरे के साथ देखने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन मौका जैसे मिला नहीं कि एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। यही मौका कांग्रेस को मिला, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी सतेंद्र जैन फिर से अरेस्ट हो गए। इसे लेकर केजरीवाल बीजेपी को कोस रही थी, केजरीवाल अमित शाह को घेर रहे थे, लेकिन यहां पर रक्षा कवच बन के आ गई कांग्रेस। कमाल की बात है कि कांग्रेस कुछ दिन पहले तक अमित शाह को घेर रही थी, वही कांग्रेस अब अमित शाह को घेरने वाले केजरीवाल को लपेटने लग गई। गजब का सीन। सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी जो हुई उसके बाद गजब का सीन बन गया। कैसे पवन खेड़ा से लेकर संदीप दीक्षित, राहुल गांधी के करीबियों ने केजरीवाल की क्लास लगा दी है तगड़ी। केजरीवाल के खास सतेंद्र जैन पर रिश्वतखोरी के आरोप का सच क्या है, कोर्ट में आज हुआ क्या है, राहुल गांधी कौन सा नया कार्ड लाए हैं, मोदी ने अपने मिनिस्टर्स को क्या टास्क दे दिया है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। पंजाब चुनाव की वजह किया जा रहा है। गलत काम नहीं किया है तो कोर्ट में आपको भाई हो जाओगे ना, क्या दिक्कत है आपको? मेरे हिसाब से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में होना चाहिए। जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सतेंद्र जैन उस नाते से, जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं। इनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई इंडिया में पार्टी ही नहीं हुई और भ्रष्ट लीडर ही नहीं हुई। नियम से चलेगी, नियम की अनुमति के बिना आगे बाहर नहीं बर्दाश्त नहीं। 1937 का रेजोल्यूशन, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. देखिए, संसद सत्र तो ट्रेलर था। नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडी की पॉलिटिकल फाइट की असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है बॉस। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उधर राहुल गांधी और कांग्रेस भी अपना प्लान बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अब आगे घेरना कैसे। और इस बीच केजरीवाल की भयंकर जो है वो संकट से वो घिर गए, तो वो भी एक्टिव हो गए। कभी जेनजी, कभी E20, कभी चढ़ावा चोरी, सारे मुद्दे केजरीवाल ट्राई कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल पर आ गया महासंकट। उनके खासम खास सतेंद्र जैन फिर जेल चले गए। अब इसको लेकर वो चौतरफा घिरे हैं, क्योंकि बीजेपी तो सवाल उठा ही रही है। कांग्रेस वाले केजरीवाल को महाभ्रष्ट और करप्ट पार्टी बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी को। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए ये सारे अपने अपने प्लान बना रहे हैं, लेकिन आपस में ही भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं। ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को नया टास्क कौन सा दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पब्लिक से कनेक्ट बढ़ाना होगा। नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिटिक्स है, जिसमें वो गुजरात के सीएम रहते हुए नहीं हारे, फिर अब देश के पीएम रहते हुए नहीं हार रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी समय को समझते परखते हुए अपनी गाड़ी का गियर बदल देते हैं। उनको बहुत अच्छे से जंतर मंतर के उस पूरे घटनाक्रम के बाद समझ में आ गया कि जेनजी से कनेक्ट बढ़ाना ही होगा बॉस। जेनजी से लगातार बात करनी होगी। और इसलिए आज पीएम मोदी ने जब अपनी कैबिनेट की मीटिंग की, तो उन्होंने नया KRA तय कर दिया। जैसे आपके ऑफिस में नहीं होता कि यह सब काम ढंग से करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट ढंग से होगा, तुम्हारा क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फुलफिल करना है, वही मोदी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के लिए तय कर दिया। कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि इंस्टाग्राम, एक्स जो पहले ट्विटर था, और फेसबुक,
इसके जमाने में डिजिटल कनेक्ट बहुत मायने रखता है भाई। आज की कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय मंत्रियों की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस की बकायदा रैंकिंग दिखाई गई। आज की कैबिनेट में जो रिपोर्ट पेश की गई वो सामान्य सा सोशल मीडिया कंपैरिजन का आंकड़ा नहीं था। इसमें टॉप लीडर से लेकर जमीनी स्तर के नेताओं तक सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनको जो ट्रैक्शन मिला है उसका बकायदा रिपोर्ट कार्ड सबको बैठा के दिखा दिया गया कि देखो तुम्हारा ये हाल है। 1 मई से 15 अगस्त तक मंत्रियों के सोशल मीडिया स्टेटस दिखाए गए कि तुमको कितना पब्लिक ने फॉलो किया, कितना लाइक किया, कितना कमेंट किया, क्या हुआ। इसमें यह देखा गया कि मंत्री सोशल मीडिया पर रोजाना कितने पोस्ट भी कर रहे हैं, मंत्रियों के सोशल मीडिया एंगेजमेंट कितने हैं, यानी कि कितने लोगों तक उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पहुंच रही है। पेज पर इंटरैक्शन कितना है, खाली डाल दिए 2 लाइक आया, 4 रीट्वीट आया, इससे नहीं चलेगा काम। मंत्रियों के पोस्ट को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, पोस्ट पर एवरेज कितने लाइक और रिटेंशन है। सोशल मीडिया पर मंत्रियों के फॉलोअर्स की भी एनालिसिस की गई। मंत्रियों को साफ साफ कह दिया गया कि अब मंत्रियों को सिर्फ काम ही नहीं करना है, सोशल मीडिया पर वो काम लोगों तक पहुंचाना भी है, कनेक्ट भी करना है। भाई यही दुनिया है आज की। नहीं सोशल मीडिया पर रहिएगा तो पब्लिक नहीं समझ पाएगी कि आप क्या कर रहे हैं, बताना पड़ता है। कर्म कर और भूल जा, ये आज के सोशल मीडिया वाले दौर में नहीं चल पा रहा है बॉस। पब्लिक इतना रील देखने में व्यस्त है कि कर्म देखिए नहीं रही है। सोशल मीडिया पे बताना पड़ता है कि देखो यही तो कर्म था जो हम किए। तो पीएम मोदी ने टाइट कर दिया मंत्रियों को कि चलो लगो सब काम में। सोशल मीडिया की ताकत क्या है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। और यह बात नरेंद्र मोदी ने सबको 2014 में दिखा दी थी कि सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, पब्लिक से कैसे डिजिटली जुड़ा जा सकता है। पीएम मोदी ने सबको यह सिखाया। अब जब फिर से सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा रहा है, नैरेटिव के खेल चल रहे हैं, तो पीएम मोदी अपनी टीम को तैयार करने में जुट गए। इधर पीएम मोदी जेनजी से कनेक्ट करने के लिए उन्हीं के प्लेटफॉर्म में उन्हीं के तरीके से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी को देखिए जो जेनजी की बात करते करते अचानक अपना पुराना ओबीसी वाला कार्ड निकाल लिया। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। राहुल कास्ट सेंसस को लेकर अब सवाल उठाने लग गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पहले जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहती थी। जातिगत जनगणना की मांग करने पर अर्बन नक्सल बताया गया। बाद में ओबीसी की संख्या और दबाव में सरकार ने बात मानी, लेकिन फिर भी सरकार जातिगत जनगणना सही ढंग से नहीं करा रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार ने एससी एसटी की तरह ओबीसी का कॉलम नहीं रखा है। जेन जी की तरह ओबीसी समाज सड़कों पर आ गया तो क्या होगा। राहुल ये कह रहे हैं कि अगर ओबीसी सड़कों पर आए तो सरकार को झुकना पड़ेगा। यानी राहुल गांधी अब नई माचिस मार रहे हैं कि ओबीसी सड़क पर आ जाओ, देखो तुम्हारे लिए तो गिनती नहीं हो रही। एससी एसटी की गिनती हो रही है, ये वो नहीं देख रहे। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है, अगर वो सड़क पर आ जाएंगे तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी जब से ओबीसी की फिर बात करने लगे हैं, उसमें लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये लोग मान रहे हैं कि जेनजी वाला मुद्दा मोदी के खिलाफ नहीं चल पाएगा, इसलिए ये लोग फिर से ओबीसी एससी एसटी पर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी की राजनीति एक्सपोज हुई, उससे ऐसा लग रहा है कि वो अब नए मुद्दे ट्राई कर रहे हैं। जैसे कल ओबीसी वाला कार्ड खेला, आज वंदे मातरम वाली कंट्रोवर्सी पर नई बात लेकर आ गए कि वंदे मातरम पूरा नहीं है, गाएंगे जो कर लो। जो पहले वंदे मातरम गाया जाता था उतना ही हिस्सा कांग्रेस गाएगी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई आज, उसी में ये लोग ये तय किए हैं कि ना हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सुनिए क्या बोल रहे हैं। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. तो कांग्रेस कह रही है कि भाई गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, बोस साहब, जो ये लोग बड़े बड़े लीडर्स कह के गए, कांग्रेस उसको ना फॉलो करेगी, मोदी जी को नहीं फॉलो करेगी। आज के देश में आज की डेट में जो नियम है वो नहीं फॉलो करेगी। तो गांधी जी तो कह के गए थे कि आजादी के बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी का खत्म कर देना चाहिए, ये तो आजादी के लिए बनी थी, तो खत्म कर दीजिए कांग्रेस पार्टी। वहां गांधी जी की बात नहीं माननी है।
बड़े बड़े लीडर्स तब कह के गए थे कि आरक्षण को जो है अभी दिया जा रहा है, लेकिन बाद में इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। तो करिए, आरक्षण को रिव्यू करिएगा। जहां अपनी मर्जी है कि नहीं, मोदी ने नियम बना दिया तो नहीं गाएंगे वंदे मातरम, वहां ले आए किसको, नेहरू गांधी सबको, कि ना उन्होंने कहा था तो 2 ही स्टंजा गाएंगे। देखिए, ये लोग नरेंद्र मोदी को घेरने चले थे, लेकिन आज ही की डेट में अलग अलग मुद्दों पर खुद आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया, अब केजरीवाल का क्या हाल है वो देखिए। केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन कल अरेस्ट हो गए। सत्येंद्र जैन के केस में इस गिरफ्तारी से केजरीवाल पर नया संकट आ गया, क्योंकि पंजाब में चुनाव करीब है और सत्येंद्र जैन के मामले में केजरीवाल पर सिर्फ बीजेपी ही हमलावर नहीं है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस को लगता है उसका भी स्कोप है, तो कांग्रेस ने भी केजरीवाल की पॉलिटिक्स के धागे खोलने शुरू कर दिए। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और केजरीवाल पर नई आफत वाले इस केस की पूरी डिटेल आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि कैसे कांग्रेस केजरीवाल पर अटैक कर रही है। आम आदमी पार्टी का जो शुरुआत हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ, और अंत में इनसे ज़्यादा भ्रष्ट कोई इंडिया में पार्टी ही नहीं हुई और भ्रष्ट लीडर ही नहीं हुए। और निसंदेह कि सत्येंद्र जैन पहले लैंड में घपला किया था, अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उनका नाम आ रहा है। ये सब के सब भारी भ्रष्ट है। ये पुराना इनका चिर परिचित तरीका कि मुझे अंदर के अधिकारियों ने कहा। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ के समय भी कहते रहते थे अंदर के अधिकारियों ने बताया, ठीक है, खोदा पहाड़ चुईया भी नहीं निकली। 2G में कहते थे अंदर के अधिकारियों ने मुझे बताया। जैसे सारे अधिकारियों को और कोई काम नहीं है केजरीवाल को दिन भर फोन करने के। उस समय तो कुछ निकला नहीं। तो जो आदमी सफेद झूठ बोल सकता है किसी चीज का, वो वही कहानी अगर बार बार दोहराएगा, तो इस समय तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के अंधभक्त भी उसकी बात मानेंगे। देखो साहब, यमुना की सफाई में तो हमारे यहाँ काम न करने की कोई सजा नहीं मिलती है। अगर मिले तो यमुना की सफाई न करने के लिए मेरे हिसाब से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में होना चाहिए। तो कांग्रेस आज की डेट में कह रही है कि केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट इस देश में कोई है ही नहीं। तो बॉस, जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए थे तो पूरा इंडी गठबंधन एक रैली किया था मंच पर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब पहुंचे थे, केजरीवाल जी की पत्नी वहां पे थी। और कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, देखो अरेस्ट कर लिए। तब नहीं समझ में आ रहा था कि केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्ट है। आज पंजाब का चुनाव दिख रहा है तो भ्रष्ट बता रहे हैं। अपने हिसाब से ये तय करते हैं कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। और ये लोग नरेंद्र मोदी से लड़ने की बातें करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे कैसे जब आपस में भिड़ रहे हैं। सिर्फ सत्येंद्र जैन का मामला थोड़ी है, पंजाब में पत्रकारों को टारगेट करने के आरोप लग रहे हैं तो कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी के करीबी पवन खेड़ा ने केजरीवाल का नाम लेकर खुलेआम उनकी राजनीति की धज्जियां उड़ा दी। पवन खेड़ा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल खुद को पीएम मोदी जैसा बनाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति अरविंद केजरीवाल की कोई निष्ठा है ये नहीं है। पवन खेड़ा का आरोप है कि केजरीवाल कल्याणकारी योजनाओं की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे पीएम मोदी की तरह ही व्यवहार करते हैं। या तो केजरीवाल पूरी तरह खामोश हो जाते हैं या फिर जांच पड़ताल से बचने के लिए जानबूझकर चुप्पी साधे रखते हैं। पवन खेड़ा ने बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पत्रकारों के सोशल मीडिया पेज और पोस्ट को हटवाने के लिए आईपी क्लेम का इस्तेमाल कर रही है। कॉपीराइट कानून के तहत इस कार्रवाई के पीछे यह तर्क दे रही है कि आलोचक पत्रकार नहीं है क्योंकि उनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है। इस तर्क के हिसाब से अरविंद केजरीवाल भी राजनेता नहीं है क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल साइंस की कोई डिग्री नहीं। पवन खेड़ा ने चुनौती दी कि केजरीवाल चाहें तो अपनी डिग्री दिखाकर उन्हें गलत साबित कर सकते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ चौतरफा अटैक शुरू कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती भाई। पंजाब के चुनाव है तो कांग्रेस और केजरीवाल भिड़ रहे हैं, उधर यूपी में चुनाव है तो सपा कांग्रेस में महाभारत चल रही है। सहारनपुर में तो गजब ही हो गया। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अफसरों के सामने ही दोनों नेता आपस में भिड़ गए। भारी सभा में दोनों एक दूसरे पर गरजने लगे। इमरान मसूद और आशु मलिक के बीच जो जबानी जंग छिड़ी, बताया जा रहा है कि कुछ मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ सवाल जवाब चल रहा था। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच सवाल पूछने की बारी और समय को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी मौजूद थी।
उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बवाल को देखकर खुद ही वो असहज हो गई। अपनी अपनी पार्टी में दोनों बड़े नेता माने जाते हैं। आशू मलिक को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। जिस इमरान मसूद के साथ इतनी तनी हुई वो राहुल गांधी के नजदीकी माने जाते हैं। इनके नेता दिल्ली में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और वहां आपस में कैसे लड़ रहे हैं आप खुद देख लीजिए। नहीं, आप चेयर से अनुमति लेकर, आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछें। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल ले रहा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, कोई आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए, आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है, नहीं, ये नियम से चलेगी, नियम से चल रही है, नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना बाहर करिए। नहीं तो इनकी लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा तगड़ा बवाल जो चल रहा है वो दिल्ली में चल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए। अरविंद केजरीवाल बैक टू बैक ट्वीट ठोके जा रहे हैं और अमित शाह को घेर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें एसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि जाओ गिरफ्तार कर लो, तब गिरफ्तार किया गया। अमित शाह बताएं कि जांच एजेंसी पर दबाव डालकर क्यों गिरफ्तार करवाया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अब गिरफ्तारी इस बात पर होती है कि मोदी शाह किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ पिछला केस भी फर्जी था और यह केस भी फर्जी साबित होगा, केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है, चाहे जितनी तानाशाही कर लें, अब मोदी सरकार का अंत है। अमित शाह को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल यह क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास एसीबी के एक अधिकारी का फोन आया था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल 10-12 साल से एक ही स्क्रिप्ट रिपीट कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि सीबीआई में उनके सूत्र हैं, कभी ईडी में उनके सूत्र हैं, कोई उन्हें फोन कर देता है, उन्हें अंदर की जानकारी मिल जाती है। जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के वक्त यह दावा किया गया था कि सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था। इसी तरह जनवरी 2022 में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्हें उनके सूत्रों ने बताया कि ईडी वाले पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाले हैं, जबकि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पंजाब चुनाव के बाद हुई थी। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि सीबीआई के अधिकारी ने उन्हें बताया है कि सीबीआई को सभी विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने का आदेश मिला है। यानी अरविंद केजरीवाल पहले भी ऐसे दावे करते आए हैं कि मुझे यह बता दिया, मुझे उसने बता दिया। 12 साल से अरविंद केजरीवाल की यही एक स्क्रिप्ट चल रही है। जब भी इनके लोगों पर कोई एक्शन होता है तो कहने लगते हैं कि मोदी शाह ने फोन करके जेल भिजवा दिया। जिस मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है वो मामला क्या है वो भी सुन लीजिए। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करने या उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए टेंडर निकाले थे। इन्हीं टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। अक्टूबर 2021 में IFAS यानी इंटीग्रेटेड फिक्स्ड फिल्म एक्टिवेटेड स्लज तकनीक का प्रस्ताव रखा गया। यह दिल्ली के मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को बढ़ाने और अपग्रेड करने के लिए था। बाद में टेंडर शर्तों को एक खास तकनीक IFAS विथ फिक्स्ड मीडिया तक सीमित किया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि 14 अक्टूबर 2021 को तब के दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। फिर दिसंबर में भी बैठक हुई जिसमें सत्येंद्र जैन और बाकी आरोपियों ने खास तकनीक वाली शर्त को फाइनल किया। आरोप यह लगाया जा रहा है कि इस शर्त को लगाने से टेंडर प्रक्रिया से कई कंपनियां बाहर हो गईं और एक खास कंपनी यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इसका फायदा मिला। शुरुआत में टेंडर की अनुमानित लागत 1546 करोड़ तय हुई, लेकिन इसी बीच मई 2022 में ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद साल 2024 में इस मामले में FIR दर्ज हुई। दिसंबर 2025 में ईडी ने इस मामले में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की थी, यानी चार्जशीट दाखिल कर दी थी। एसीबी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उदय प्रकाश राय जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO हैं वो भी अरेस्ट हो गए हैं। अंकित श्रीवास्तव दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कंट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अरेस्ट हो गए हैं। नागेंद्र यादव AN एंटरप्राइज के मालिक हैं। राजा कुमार कुर्रा जो यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं जिसको यह टेंडर गया। पंकज वर्मा एक निजी फर्म सृजनहार के मालिक हैं और सत्येंद्र जैन तो अरेस्ट हुए ही। सत्येंद्र जैन ने अपनी दलील में कोर्ट में कहा कि भाई एक मंत्री को यह जानकारी नहीं होती कि टेंडर में वास्तव में क्या हो रहा है, टेंडर में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सत्येंद्र जैन को ने कोर्ट में कहा कि मेरे पास 8 मंत्रालय थे, मुझे तकनीकी जानकारी ही नहीं थी, अधिकारियों पर भरोसा करना पड़ा।
7 अगस्त को मुझे बुलाकर ऐसे तकनीकी सवाल किए जिनका मुझे पता तक नहीं था और मुझे आरोपी नंबर 1 बनाना था इनको, इसलिए ऐसा किया। मुझसे बेहद तकनीकी सवाल पूछे गए। मैं इंजीनियरों की सलाह के मुताबिक चला। 30 मई 2022 को मुझे मंत्रालय से हटा दिया गया था। मेरे पास कोई फाइल ही नहीं आई। मेरे मंत्री पद से हटने के 6-7 महीने के बाद दिसंबर में टेंडर निकला। सत्येंद्र जैन ने कहा कि मैं तो जेल में था, बिना किसी प्रभार के था। जिस दौरान जेल में था मैं बिना पोर्टफोलियो के मंत्री था, मेरे पास मंत्रालय का पोर्टफोलियो ही नहीं था। तो सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि जब मैं मंत्री ही नहीं था, मेरे पास कोई अधिकारी नहीं था, मैं कैसे टेंडर दे दूंगा भाई। सत्येंद्र जैन ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में टाइम लगता। प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने से लागत लगभग आधी होगी और काम भी 1 साल में पूरा हो सकता है। यही सोचकर यह काम हुआ। इसी को लेकर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने और कई चर्चाओं और बैठकों के बाद मौजूदा एसटीपी को उन्नत और विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। यानी सत्येंद्र जैन सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन ये नहीं कह रहे हैं कि कोई घोटाला या गड़बड़ी नहीं हुई है, वो कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि अधिकारियों ने क्या कर दिया है। यानी वो सीधे सीधे घोटाले से खुद को अलग नहीं कर रहे। लेकिन जब आज कोर्ट में पेशी के वक्त उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने गिरफ्तारी को पंजाब चुनाव से जोड़ दिया। मार्च 2025 में सत्येंद्र जैन को पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया था। इसी वजह से सत्येंद्र जैन और पूरी आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि पंजाब चुनाव से घबराकर मोदी शाह ये सब करवा रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि देश में चुनाव तो चलते रहते हैं, तो क्या किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। सुनिए सत्येंद्र जैन और संजय सिंह क्या कह रहे हैं। पंजाब में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, उसको मालूम है कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, तो अपनी वो खिसियाहट और बौखलाहट में ये कार्रवाई कर रहे हैं। और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इसलिए हुई कि वो पंजाब के सह प्रभारी हैं। सत्येंद्र जैन पहले भी बाइज्जत बरी हुए हैं, आगे भी बाइज्जत बरी होंगे। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं है। ये मामला है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट का, ये मामला है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का। देखिए, आम आदमी पार्टी इसलिए भी सवाल उठा रही है क्योंकि 2024 में एफआईआर हुई, 2025 के दिसंबर में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई और गिरफ्तारी हो रही है अगस्त 2026 में। तो आम आदमी पार्टी का भी आरोप यह है कि भाई 9 महीने हो गए चार्जशीट दाखिल करने में और आपका कहना है कि ईमेल, व्हाट्सएप सारे प्रूफ थे कि भाई ये सब हुआ है। तो 9 महीने आप सोए हुए थे, आपने क्यों नहीं तब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। और दूसरी बात, जब सत्येंद्र जैन से कोई पूछताछ नहीं होनी है, आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, यानी न्यायिक हिरासत में। तो जब कोई पूछताछ ही नहीं करनी तो उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया गया है, यह सवाल जांच एजेंसी से पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस केस को लेकर आज कोर्ट में एसीबी ने क्या बताया वो भी आपको बताता हूं। टेंडर में खास टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी शर्त शामिल की गई जिस पर रोक थी। आरोप है कि टेंडर की तकनीकी शर्तों में बदलाव करके यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। एसीबी के मुताबिक आरोपी अंकित श्रीवास्तव की टेंडर हासिल करने वाली कंपनी यूरोटेक के प्रतिनिधि राजकुमार कुर्रा के साथ लगातार व्हाट्सएप पर बातचीत होती थी। आरोप है कि अंकित ने खास तरह की टेक्नोलॉजी की शर्त को टेंडर लेने वाली कंपनी के साथ लीक कर दिया था। आरोप के मुताबिक टेंडर सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जबकि अखबार में भी इसे पब्लिश करना होता है। कथित फायदे के बदले रिश्वत ली गई। रिश्वत की रकम हवाला के जरिए दी गई। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि 5 करोड़ के आसपास हवाला और बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ। एसीबी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के तब के सीईओ उदित प्रकाश को एएन एंटरप्राइजेस से 61 लाख रुपए की रिश्वत मिली। आरोप के मुताबिक उदित प्रकाश ने कथित तौर पर अपराध से अर्जित रकम से बाद में 2 संपत्तियां खरीदी। एसीबी आरोप लगा रही है कि आधिकारिक टेंडर रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इन आरोपों को समर्थन देते हैं। कोर्ट को उसने यह भी बताया कि मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट की जांच जरूरी है। एसीबी ने आरोपी अंकित श्रीवास्तव की रिमांड मांगी ताकि उससे पूछताछ की जा सके। जांच एजेंसी को यह भी शक है कि इस घोटाले में और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। एसीबी के मुताबिक अंकित श्रीवास्तव ने ही इस पूरे हेरफेर को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। इस मामले में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन समेत 5 आरोपियों को 3 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और एक आरोपी अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सत्येंद्र जैन ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर अब 25 अगस्त को सुनवाई होगी। तो यहां बड़ा राजनीतिक तूफान आ रखा है, लेकिन एक तूफान आ रखा है बिहार में। पाठशाला में अगला अध्याय। झारखंड के बाद अब बिहार में बवाल। छात्रों के मुद्दे पर भयंकर प्रोटेस्ट। इंडी वालों के प्रदर्शन में क्या क्या हुआ। प्रदर्शन में AK-47 उल्टा तिरंगा। बिहार में छात्रों के मुद्दे के बीच
तेजस्वी यादव को भगवान श्री कृष्ण क्यों याद आ गए? झारखंड से गायब कॉकरोच पार्टी वालों का सरकारी स्कूलों में गजब ड्रामा, पब्लिक क्यों भड़क गई? अब इसका अध्याय। इस वक्त छात्रों के नाम पर हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में लगा है। छात्र अपने अधिकारों के लिए मार्च कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के नाम पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। पहले जंतर मंतर, फिर झारखंड और बिहार में भी अब ऐसा ही दिख रहा है। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के आगे सरकार झुकी और छात्रों की जीत हुई, लेकिन अभी भी झारखंड के छात्र सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई है, यह बात दोहरा रहे हैं। इधर बिहार में भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और छात्रों के मुद्दे पर अब तेजस्वी यादव भी मैदान में उतर आए हैं। पटना में आज तेजस्वी यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज और AK-47 चलाने के विरोध में मार्च निकाला। इस दौरान गजब का हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी की तरह लाठीचार्ज और AK-47 को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जब यह घटना हुई थी तब तेजस्वी यादव सीन से गायब थे। अब अचानक से तेजस्वी यादव विरोध प्रदर्शन करके छात्रों के साथ खड़ा होने का दावा कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। जबकि उधर मोदी सरकार परीक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। छात्रों और जेनजी के मुद्दे पर लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले तो अलग लेवल पे चले गए। दीपके एंड कंपनी सरकारी स्कूलों में कैमरा लेके घुस जा रहे हैं, खुद को अधिकारी या डीएम की तरह पेश कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले जो कर रहे हैं उसका असर यह हो रहा है कि अब युवा जो है वो हर बात में हम जेनजी हैं वाली धमकी देने लगा है। कुल मिलाकर बहुत कुछ हो रहा है इसको लेकर। एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, पहले एक झलक देखिए। से हम लोग करने वाले लोग राष्ट्रीय ध्वज को सीधा पकड़िए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी या तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो अपना वादा पूरा कीजिए। सरकार नींद से नहीं जागी है। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। छात्रों के मुद्दे को लेकर बिहार में जो बवाल शुरू हुआ, झारखंड में क्या हो रहा है, कॉकरोच पार्टी वाले नया क्या कर रहे हैं, जिस पर पब्लिक भड़क रही है, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज की सबसे वायरल तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि आजकल सबको खुद को जेनजी कहने का फैशन चल गया है। ये वैसा ही है जैसे पहले कहा जाता था कि अरे हमारे चाचा विधायक हैं, पता नहीं है तुमको। वैसे ही आजकल लोग कहने लगे कि हम जेनजी हैं। ये तस्वीर देखिए जो आज बहुत वायरल हो रही है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। एक लड़की करगिल लेह रोड पर चेकपोस्ट के पास हंगामा कर रही है। सुरक्षा बलों ने सड़क को बंद कर दिया था जिससे वहां जाम लग गया। इसी दौरान ये लड़की वहां हंगामा करने लगी, कहने लगी कि हम जेनजी हैं और ये सब बकवास हम नहीं सहेंगे। ये तो वैसे ही हो गया जैसे चाचा विधायक हैं हमारे, हमको नहीं पहचानते। जेनजी के नाम पर कुछ भी करो और फिर कह दो कि हम जेनजी हैं। आप देखिए वहां क्या हुआ। We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रुकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वहां पर सेना के लोग हैं और उनके सामने ये कहा जा रहा है कि निकालो गाड़ी, चलो देखते हैं कैसे रोकेंगे। वो क्या मजे के लिए रोक रहे हैं? आप सोचिए, जेनजी होने की धमकियां दी जा रही हैं। ये लड़की लगातार सुरक्षा बलों से बहस कर रही थी, जबकि सुरक्षा बल और पुलिस के जवान लगातार कह रहे थे कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सड़क को बंद किया गया। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं, कह रही थी कि हमारे टैक्स के पैसों से सबको सैलरी मिलती है, ये लोग हमसे ऊपर कैसे हो सकते हैं? देखिए जरा। मैं ठीक हूँ, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई है। अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। आप सोचिए क्या तमाशा चल रहा है कि सुरक्षा बलों को कहा जा रहा है कि हमारे टैक्स के पैसे से तुमको सैलरी आती है। वो खाली सैलरी के लिए वहां खड़े रहते हैं। जितनी ठंड में वो खड़े रहते हैं ना, मैडम आपको मैं सैलरी दूंगा, 1 साल तक दूंगा, जितना बोलिएगा उतना। जाके वहां उनके जैसा करके दिखाइए, जाइए बॉर्डर पे गोली खा के दिखाइए। कोई तमीज नाम की चीज होती है।
ये वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने अलग अलग रिएक्शन देना शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं कि जेनजी के नाम पर इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, सेंसिटिव इलाका है, इस तरह का व्यवहार ठीक है क्या? जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसको गलत बताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जेनजी हैं, ये कहना जानते नहीं हो, मेरे पिता कौन है कहने जैसा बन गया है। जेनजी की अच्छी छवि को खराब करने का यह सबसे तेज तरीका है। जरा सा भी ठेस पहुंचे तो कह दो हम जेनजी हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने ये उमर अब्दुल्ला ने ये बात की। जेनजी का नाम लेकर आजकल हर कोई अपना हिसाब किताब देख रहा है, लेकिन आप देखिए कि आजकल बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी बीच आज तेजस्वी यादव अचानक एक्टिव हो गए। तेजस्वी यादव ने छात्रों के मुद्दे पर आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और AK-47 चलाने का मुद्दा उठाया। जब बिहार में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो तेजस्वी यादव पूरे सीन से गायब थे, कहीं नहीं दिख रहे थे और आज वो इसी मुद्दे पर मार्च निकालने लगे, छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करने लगे। तेजस्वी यादव ने आज विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। तेजस्वी यादव जेपी गोल चक्कर से राजभवन तक जाने वाले थे। जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ते रहे। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, पुलिस के साथ भिड़ंत हुई, धक्का मुक्की हो गई, भयंकर हंगामा हुआ। देखिए वैसे कैसे हालात बन गए। तेजस्वी यादव और आरजेडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। स्थिति यह हो गई थी कि पुलिस को इनकम टैक्स चौराहे के पास तेजस्वी और मीसा भारती को डिटेन करना पड़ गया। वहां पर सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुल्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था। तेजस्वी यादव के प्रोटेस्ट का मुख्य मुद्दा लाठीचार्ज और AK-47 से फायरिंग था। तेजस्वी यादव के प्रोटेस्ट में कई आरजेडी कार्यकर्ता नकली AK-47 लेकर आए हुए थे। ये देखिए, इन लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर AK-47 लहराने की एक्टिंग भी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक इस मामले में सीएम बयान नहीं देते और कार्रवाई नहीं करते तब तक प्रदर्शन होता रहेगा। मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है। 20 जुलाई की घटना पर तेजस्वी यादव 19 अगस्त को जाकर जागे और उन्हें जवाब चाहिए, जबकि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल ही हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई में क्या हुआ। कोर्ट कह रहा है कि हम कमेटी बनाकर एक एक चीज की जांच कराएं। अब तेजस्वी यादव जो है 1 महीने बाद कह रहे हैं कि नहीं, जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। तेजस्वी यादव के प्रोटेस्ट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि यह मार्च तेजस्वी का करियर बचाने के लिए किया गया था। तेजस्वी को छात्रों की चिंता नहीं है। अगर तेजस्वी को मार्च करना था तो झारखंड में सीएम आवास तक मार्च करते। सुनिए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च है, इनको तो मार्च करना चाहिए था झारखंड में। 25-25 दिन तक छात्र जो है भूख हड़ताल पर थे, उनका कैरियर खराब हो रहा था। क्या हालात थे वहां पर, एक दिन भी झारखंड नहीं गए। सत्ता में भागीदारी है वहां पर, इनको तो मुख्यमंत्री के आवास पर मार्च करना चाहिए था। इसी प्रोटेस्ट में आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर भी आए थे, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनके हाथ में उल्टा तिरंगा था, यानी ऊपर केसरिया पट्टी की जगह हरी पट्टी थी। ये देखिए, यह भारत के राष्ट्रीय झंडे का अपमान था। इसको लेकर पटना सदर की एसडीएम ने लोगों को समझाया भी कि भाई कम से कम तिरंगा तो सही ढंग से पकड़ो, अपमान मत करो। सुनिए वहां क्या हुआ है। ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को सीधा पकड़िए, केसरिया पट्टी शीर्ष पर होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में ध्वज को जमीन पर मत फेंकिए।
आरजेडी के विरोध प्रदर्शन में सांसद मीसा भारती भी शामिल हुई थी। मीसा भारती कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चल रही थी। आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ मीसा भारती राजभवन तक जा रही थी। हालांकि बाद में मीसा भारती का एक विजुअल वायरल हुआ जिसमें वो ई रिक्शा पर बैठी हुई दिख रही हैं। उनके साथ आरजेडी के दूसरे नेता भी बैठे हुए दिख रहे हैं ई रिक्शा में। मीसा भारती पर भी विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगे के अपमान का आरोप लग रहा है। मीसा भारती के सामने किसी ने तिरंगा आगे कर दिया जिसे मीसा ने झटके से हटा दिया। सुनिए मीसा भारती ने क्या कहा। छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज कम से कम 20 से 25 दिन गुजर गए हैं, फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है। तेजस्वी यादव राजभवन तक मार्च निकाल रहे हैं, जबकि बिहार के छात्र पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पटना का गर्दनी बाग अब छात्रों के विरोध प्रदर्शन का नया एपिसेंटर बना है। पिछले कई दिनों से छात्र यहां पर अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तो छात्रों ने महाधरना शुरू कर दिया है। वहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों से आज तेजस्वी यादव ने भी मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की मांग क्या है वो भी आपको बताता हूं। छात्र मांग कर रहे हैं कि छात्र शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 का भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। छात्रों की यह मांग हालांकि सरकार ने मान ली है और विज्ञापन जारी कर दिया है, लेकिन छात्रों की और मांग भी है। छात्र सिंगल एग्जाम पैटर्न की डिमांड कर रहे हैं, यानी प्रारंभिक और मेंस की जगह एक ही परीक्षा ली जाए। छात्र परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग का नियम हटाने की भी मांग कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति को सही से लागू करके बिहार के छात्रों को ज्यादा मौका दिया जाए और सभी कैंडिडेट्स को आंसर शीट की कार्बन कॉपी भी मिलनी चाहिए, जिससे छात्र उसका मिलान कर सकें। यह छात्र डिमांड कर रहे हैं। यानी अभी छात्रों की मांग का सिर्फ एक हिस्सा जो है वो पूरा हुआ है। अभी छात्रों की और मांग है। बिहार के छात्र गुस्से में हैं। वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो इस्तीफा नहीं दे सकते तो कम से कम अपना वादा पूरा करें। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी या तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो अपना वादा पूरा कीजिए। अगर आपको 2 परीक्षा करानी है TRE 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करते हैं। 3 दिन तक हम लोग महाधरना दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर डिमांड पूरा नहीं होता है तो उसके बाद हम आमरण अनशन पे बैठे, कुछ नहीं खाएंगे। इसके अलावे हमारी मांग है BSSC से समीरा वेटेज हटे, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय। छात्रों की इन डिमांड्स पर बिहार सरकार कह रही है कि वो छात्रों के हित के लिए काम कर रही है। सरकार कई कदम उठा चुकी है और आगे भी पूरी सतर्कता के साथ काम किया जाएगा। सुनिए बिहार सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष है, देर से ही सही जगह है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सरकार तब तक कई कदम उठा चुका। छात्रों के हित में यह सरकार सजगता से काम कर रही। भाई छात्रों के हित में सजगता से काम कर रहे हैं तो जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको समझाइए, बातचीत कीजिए। छात्रों के प्रोटेस्ट के बहाने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की भी चर्चा हो रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले से सवालों के घेरे में रही है। बिहार के स्कूलों का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि बिहार में हालत क्या है स्कूली शिक्षा की, तो भाई ये तो प्रोटेस्ट दूसरी चीज के लिए हो रहा है, लेकिन बिहार में हालात क्या है। स्कूल का हाल देखिए बिहार के अंदर 2024-25 का आपको आंकड़ा बता रहा हूं। 2024-25 जो ड्रॉप आउट रेट है, ड्रॉप आउट रेट यानी जो बीच में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, अगर आप देखेंगे बिहार का जो औसत है, बिहार का और देश का औसत कितना है। बिहार में स्टैंडर्ड 1 से 5 तक 2.9% का औसत है, यानी ऑलमोस्ट 3% बच्चे जो है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। और अगर आप 6ठी से 8वीं तक देखिएगा, ये 1 to 5th का है, और 6ठी से 8वीं तक का देखिएगा अगर, तो वो 9.3% है। 9.3% बॉस। और देश का औसत अगर आप देखिएगा तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक 0.3% का औसत है, और कक्षा 6 से 8 तक जो बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं वो औसत है 3.5%। यानी मतलब बिहार में ऑलमोस्ट 8वीं आते आते तक 10% बच्चे अपना स्कूल ही छोड़ देते हैं। स्कूलों में लाइब्रेरी, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर, बिहार में जो लाइब्रेरी के हिसाब से अगर आप देखिएगा और बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई, बिहार में इसका औसत है करीब 66.7%, जबकि देश के लिए ऑलमोस्ट 90% के आसपास है, 89.5%। कंप्यूटर की सुविधा, कंप्यूटर की जो सुविधा है स्कूलों में,
बिहार में ऑलमोस्ट 25.2% है, जबकि देश में यह एवरेज 64.7% है बॉस। तो यही आंकड़े आपको बता दे रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति है। ये सभी आंकड़े साल 2024-25 के सर्वे के हैं। बिहार सरकार को छात्रों की डिमांड पर गौर करना चाहिए। छात्र अब बहुत इंतजार के मूड में नहीं दिख रहे। बिहार में भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी छात्रों में नाराजगी नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से भी लोग गुस्से में हैं। आप देखिए कि बिहार के सरकारी स्कूलों में क्या हाल है। नालंदा के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 34 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों ने मिड डे मील में नमक कम होने की शिकायत की तो खाने में नमक की जगह गलती से डिटर्जेंट मिला दिया। डिटर्जेंट मिला खाना खाने से बच्चे बीमार पड़ गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना से हड़कंप मच गया। बच्चों के माता पिता परेशान हो गए, अस्पताल में भीड़ लग गई। हालांकि ज्यादातर बच्चे सुरक्षित हैं। इस मामले में प्रशासन ने फौरन एक्शन भी लिया। स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही खाना बनाने वाले 3 रसोइयों को भी हटा दिया गया। लेकिन कोई नमक की जगह कैसे मिला सकता है डिटर्जेंट भाई। इधर बिहार में छात्रों के मुद्दे पर हंगामा मचा है। उधर झारखंड के रांची में विरोध अभी बंद नहीं हुआ है। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग सरकार ने मान ली है, जिसके बाद छात्रों का प्रदर्शन स्थगित हो गया। परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग सरकार ने मानी है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग अभी नहीं मानी गई है, जिसके लिए छात्रों ने 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किल यह है कि जिन परीक्षाओं को रद्द किया है उनमें चयनित अभ्यर्थी भी प्रोटेस्ट करने लगे हैं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करके नौकरी करने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी क्या गलती। अब ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द होने की खबर सुनकर चयनित अभ्यर्थियों के आंसू निकल आए। वो रो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा। अब ये सभी लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ्लैश लाइट मार्च निकाल रहे हैं। देखिए कैसे वहां परीक्षा रद्द होने का सीधा मतलब कि जो लोग पास हुए हैं सबकी नौकरियां जाएंगी। इसी दुख से एक महिला प्रदर्शनकारी तो बेहोश हो गई। आप देखिए वो बेहोश हो गए बेचारे। यानी झारखंड में एक तरफ जहां प्रदर्शनकारी छात्र खुशी मना रहे हैं, दूसरी तरफ परीक्षा रद्द होने के बाद सेलेक्ट हुए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल की कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। कुल 44 भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कार्रवाई की अधिसूचना जारी की है। इनमें से 22 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया है। 17 पुरानी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। छात्र शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक पर भयंकर राजनीति जो अलग अलग जगहों पे हो रही है, उसकी तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कॉकरोच पार्टी वाले जो कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सिस्टम को सुधारा जाए। और आप देखिए कि जो एनटीए है, जो एग्जाम कराती है, उसमें कितने बड़े बड़े सुधार हो रहे हैं। एनटीए की परीक्षा टीम से 600 एक्सपर्ट्स हटा दिए गए। इनकी जगह नए एक्सपर्ट्स को शामिल किया जा रहा है। प्रश्न पत्र को 4 अलग अलग स्तर पर चेक करने की व्यवस्था की जाएगी। अगले 2 से 3 हफ्तों में 20 से 25 नए अधिकारी जोड़े जाएंगे। एनटीए का ऑफिस भी जल्दी नई जगह पर ले जाया जा रहा है। एनटीए के नए ऑफिस में सीआईएसएफ की टीम सुरक्षा देगी। यानी पीएम मोदी लगातार एक एक पॉइंट जो है उसको टाइट कर रहे हैं कि छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा भी एग्जाम सिस्टम में और बदलाव किए जा रहे हैं। पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और पीएम मोदी उसका पूरा समाधान चाहते हैं। आप देखिए सरकार किस लेवल पर जाकर काम कर रही है। एनटीए में टॉप लीडरशिप की पोस्ट भरी जा रही है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जनरल मैनेजर टेस्ट सिक्योरिटी, जनरल मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइकोमेट्रिक्स लाए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक्स और क्वेश्चन पेपर डिजाइन के एक्सपर्ट्स लाए जा रहे हैं। कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन सिस्टम का पूरा बदलाव किया जा रहा है। इसमें अलग अलग कमरे, एयर गैप्ड सिस्टम और डिवाइस जमा करने का प्रोटोकॉल शामिल है। यह सब क्वेश्चन पेपर बनाने और पहुंचाने का सिक्योर प्रोसेस है। सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का पूरा ऑडिट करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। एनटीए ने सिक्योरिटी के लिए 7.5 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है। एनटीए मुख्यालय रीजनल ऑफिस पर 24 घंटे सुरक्षा सुविधाओं के लिए यह सब किया जा रहा है। इधर मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो रहा है। उधर कॉकरोच पार्टी वाले अलग काम में लगे हैं। वो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। जैसे झारखंड नहीं गए वैसे ही यहां भी हाल है। कॉकरोच पार्टी के नेता अभिजीत दीप के स्कूलों में पूरे भौकाल और रौब के साथ जा रहे हैं, जैसे जिले के डीएम वही हूं। कॉकरोच पार्टी वाले सरकारी स्कूलों में जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनको यह अधिकार दिया किसने। कॉकरोच पार्टी वालों के इस ड्रामे में स्कूल के बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।
चलती क्लास में अपने समर्थकों के साथ कॉकरोच पार्टी वाले आ जाते हैं, बच्चों को खड़ा कर देते हैं, स्कूल के स्टाफ से बदतमीजी के आरोप भी लग रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक के सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन पंजाब नहीं जा रहे, झारखंड नहीं जा रहे, हिमाचल नहीं जा रहे। यानी जहां जहां बीजेपी की, अब बंगाल में तो बीजेपी की 3 महीने पहले सरकार आई, लेकिन वहां चले गए। दिल्ली के स्कूलों की बदहाली का वीडियो बना रहे हैं, जबकि केजरीवाल दावा करते थे कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बने हुए हैं। सवाल उठने पर कॉकरोच पार्टी वाले कहते हैं कि ये दिल्ली के एमसीडी के स्कूल हैं। गजब ये साहब चल रहा है। अब पब्लिक पूछ रही है कि स्कूलों की हालत ठीक करनी है तो वो सरकार करेगी, आप सरकार पे दबाव बनाइए। इस तरह से कैमरे लेकर सरकारी स्कूलों में किस तरह जो है आप जा रहे हैं। कल को कोई आदमी अगर कॉकरोच पार्टी वालों के ऑफिस में बिना इजाजत घुस जाए तो वो लोग हंगामा खड़ा कर देंगे, लेकिन कॉकरोच पार्टी वाले जेनजी के नाम पर खुद बिना इजाजत कहीं भी जा रहे हैं। तो ये सब हिसाब चल रहा है। पाठशाला में अब उस दवा के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जरा उस चैप्टर पर आइए। तो जिसका डोज जो है वो दिया गया है पाकिस्तान को। पाठशाला में अगला अध्याय, पीओके में पिटते शहबाज मुनीर को नया झटका। अमेरिका ने कश्मीर पर क्या कहा कि पाकिस्तान में आग लग गई। ट्रंप के खास दूत भी हैरान, पीएम मोदी ने कश्मीर में क्या से क्या करके दिखा दिया। चौतरफा पिटते मुनीर की नई चाल में खुद मरेगा पाकिस्तान। 10,000 आतंकी भेजने वाले हाफिज का हिसाब क्या होगा, अब इसका अध्याय। मुनीर और शहबाज ने डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ट्रंप भी सब जानते हैं कि किसकी कितनी हैसियत। मुनीर शहबाज सोच रहे थे कि ट्रंप को खुश कर देंगे तो भारत जब पाकिस्तान को फिर पीटेगा तो ट्रंप बचाने आ जाएंगे, या फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का पुराना एजेंडा चलाने के लिए ट्रंप शायद कुछ खाद पानी दे देंगे। लेकिन अमेरिका ने तो कश्मीर पर कुछ ऐसा कह दिया कि शहबाज मुनीर को झटका लग गया। पाकिस्तान में आग लगी हुई है। आज इसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को ऐसा बदला कि ट्रंप के खास दूत भी देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ है, पहले एक झलक देखिए। This is an important part of India, and we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है। उसने 10,000 बच्चा कश्मीर के लिए मातृ वतन की कुर्बानी के लिए पेश किया। देखिए, पहले आपको यह बता दूं कि अमेरिका के किस बयान से पाकिस्तान में आग लगी हुई है। दरअसल आज भारत में अमेरिका के राजदूत और ट्रंप के खास दूत जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। सर्जियो गौर, जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने शिकारा में बैठकर इस डल झील की सैर भी की। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद उन्होंने कश्मीर पर बड़ा बयान दे दिया। कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में आग लगा देने वाले ट्रंप के दूत का यह बयान सुनिए। Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत के बयान को इसलिए भी भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर खुलकर बोलने से बचता रहा है। आप देखिए कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग राज्य बनाने के बाद यह अमेरिकी राजदूत का पहला आधिकारिक दौरा है। हालांकि इससे पहले 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, लेकिन वो 15 देशों के डिप्लोमेट्स के साथ जम्मू कश्मीर गए थे। अमेरिकी राजदूत का जम्मू कश्मीर का दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, और इसकी वजह खुद अमेरिकी राजदूत ने दुनिया को बताई। सर्जियो गौर ने बताया कि कैसे पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए जबरदस्त काम किया है। आप सुनिए अमेरिकी राजदूत को। New Delhi, the chief minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe.
And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded, because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here. हालांकि देखिए, पाकिस्तान के लिए झटका है, लेकिन दो बातें स्पष्ट कर दूं। एक तो भारत को किसी के सर्टिफिकेट्स की जरूरत है नहीं ये साबित करने के लिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, और दूसरी बड़ी बात कि अमेरिका और ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। कल को वो कुछ पीओके को लेकर भी कह सकते हैं, तो इन लोगों पे मुझे तो ज़्यादा भरोसा होता नहीं। ठीक है, पाकिस्तान को एक झटका है कि इतने तलवे चाटने के बाद भी देखो मुंह की खानी पड़ रही है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस, जिसमें आज का सवाल कि नया देश कई बार बनता है तो बनता कैसे है, उसको मान्यता कौन देता है, इसके बारे में बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। केजरीवाल के खास जज सत्येंद्र जैन पर रिश्वतखोरी के आरोप का सच क्या है, कोर्ट में आज क्या हुआ, इंडी में घमासान क्यों मचा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी भिड़ गए, सपा कांग्रेस की लड़ाई हो गई, मोदी का काम कौन ऐसा क्यों बॉस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के नक्शे पर नया देश बनता कैसे है, नया देश बनने की प्रक्रिया क्या है और नए देश को मान्यता कौन देता है। 1933 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन के मुताबिक नए देश के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। वहां रहने वाले लोगों की एक निश्चित और स्थायी जनसंख्या, एक ऐसा तय इलाका जिस पर उसकी सीमाएं स्पष्ट हों, भले ही पड़ोसी देशों में सीमा विवाद चल रहा हो, एक ऐसी शासन प्रणाली या सरकार जो उस क्षेत्र के आंतरिक और बाहरी मामलों को संभालने में सक्षम हो, वो क्षेत्र दूसरे देशों के साथ संधियां, व्यापार और राजनीतिक संबंध बनाने की कानूनी योग्यता रखता हो। आमतौर पर लोग मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र किसी नए देश को मान्यता देता है। यह पूरी तरह से सच नहीं है। संयुक्त राष्ट्र कोई देश या सरकार नहीं है, इसलिए वो किसी देश को मान्यता नहीं दे सकता। नए देश को मान्यता दूसरे देशों से मिलती है। यूएन की सदस्यता पाने के लिए सुरक्षा परिषद के कम से कम 9 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए, जिसके 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन कोई वीटो न कर सके। इसके बाद मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में जाता है। यूएनजीए में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, यानी 193 देशों में से 129 देश समर्थन करने चाहिए नए देश का। हालांकि कई देश ऐसे हैं जिन्हें पूरी मान्यता न मिली हो, लेकिन वो खुद को अलग देश मानते हैं। ताइवान और सोमालीलैंड इसके उदाहरण हैं, जिनके पास अपनी सेना, पासपोर्ट और सरकार है, लेकिन वैश्विक मंच पर इन्हें व्यापक मान्यता नहीं मिली हुई। आज के लिए पाठशाला में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।